चलिए, इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 9 है और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कृषि क्षेत्र के बारे में, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, जहां हम लोगों को बात करनी है किसान पोर्टल के बारे में। हम लोगों ने डिस्कस किया था कृषि क्षेत्र से संबंधित प्रौद्योगिकी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मतलब टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें हम लोगों ने किसान कॉल सेंटर के बारे में डिस्कस किया था। किसान पोर्टल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसान जो पोर्टल है उसका उद्देश्य होता है किसानों को ऐसा मंच प्रदान करना जो उन्हें सभी कृषिगत गतिविधियों की सूचनाएं प्रदान करेगा। किसान पोर्टल के द्वारा किसानों को खेती के तरीके, बीजों की किस्में, कीटनाशक मशीनरी और उपकरण और मौसम जो आपका मौसम संबंधी परामर्श है वो कहीं ना कहीं दिए जाते हैं। अब इसमें आ जाता है फसल बीमा पोर्टल के बारे में, क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल के बारे में। तो इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। फसल बीमा पोर्टल जो है किसानों को फसल बीमा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने के उद्देश्य से स्टार्ट किया गया है। किसान बीमा जो पोर्टल है सभी राज्यों के किसानों, बीमा कंपनियों, बैंकों और फसल बीमा से संबंधित जो सभी लाभार्थी और पक्ष के लिए एक ही पोर्टल और एक ही मंच है। तो फसल बीमा पोर्टल हो गया, तो बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। किसान सुविधा ऐप के बारे में बात कर लेते हैं। जहां पे देखिए लिखना होगा तो वो मैं लिखा दूंगा। किसान सुविधा ऐप के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी सहायता, किसानों की सहायता के लिए 19 मार्च 2016 को किसान सुविधा ऐप की शुरुआत की गई। किसान सुविधा ऐप के जरिए किसान जो है जलवायु कृषि आदान, डीलरों, पौध संरक्षण, कृषि विशेषज्ञों और जिंसों के बाजार मूल्य आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहा आपका किसान सुविधा ऐप के बारे में। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एग्री मार्केटिंग ऐप के बारे में। तो एग्री मार्केटिंग ऐप एग्जैक्टली है क्या? एग्री मार्केटिंग ऐप के जरिए किसान जो है अपने आसपास के लगभग 50 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित विभिन्न मंडियों में आपका विभिन्न कृषि उत्पादों के बाजार मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐप है ये, और इसके बारे में लिखना थोड़ा सा जरूरी है। लिखिएगा एग्री मार्केट ऐप। एग्री मार्केट ऐप, इस ऐप के जरिए किसान लगभग 50 किलोमीटर की रेंज में, इस ऐप के जरिए किसान लगभग 50 किलोमीटर की रेंज में, लगभग 50 किलोमीटर की रेंज में स्थित विभिन्न मंडियों से कृषि उत्पादों के बाजार मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाजार मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फसल बीमा ऐप के बारे में। तो फसल बीमा ऐप के माध्यम से किसान जो है किसी भी क्षेत्र में किसी भी फसल के बीमा के लिए प्रीमियम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी लिख लीजिएगा, फसल बीमा ऐप, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप। देखिएगा, फसल बीमा ऐप के माध्यम से किसान किसी भी क्षेत्र में किसी भी फसल के बीमा के लिए प्रीमियम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्ती संस्था है। रॉयल कमीशन की कृषि पर रिपोर्ट के अनुसरण में सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण जो हुआ था वो अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत और 16 जुलाई 1929 को स्थापित इस सोसाइटी का जो पूर्ण नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय जो है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है और इस परिषद द्वारा कृषि क्षेत्र से संबंधित हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित की जाती है।
देखिए अब इसकी हेडिंग डालिएगा और इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखाऊंगा मैं। लिखिएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना 1929 में हुई थी, इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इस परिषद द्वारा, और इस परिषद द्वारा, और इस परिषद द्वारा कृषि क्षेत्र से संबंधित, और इस परिषद द्वारा कृषि क्षेत्र से संबंधित हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित की जाती है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित की जाती है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित की जाती है। अब हम लोग बात करेंगे फ्यूचर मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज के बारे में, कृषि उत्पादों जिनका आपका वायदा बाजार के बारे में। वायदा बाजार एग्जैक्टली होता क्या है उसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो वायदा बाजार एक ऐसा बाजार है जिसमें आपका मानकीकृत वित्तीय उपकरणों और भौतिक वस्तुओं का भविष्य किसी पूर्व निर्धारित तिथि को क्रय विक्रय किया जाना तय किया जाता है। ये आपका मूल्य अनुबंध के समय ही तय कर लिया जाता है। तो एक तरह से आप ये सोच सकते हैं कि पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि इस डेट को इसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो जिस मूल्य पर आपका कृषि उत्पादों का क्रय विक्रय किया जाता है वह मूल्य अनुबंध के समय ही आपका तय कर लिया जाता है। वायदा बाजार जो है किसानों को किसी पूर्व निर्धारित मूल्य पर किसी भविष्य के समय विशेष पर कृषि उत्पादों को विक्रय और सुपुर्दगी प्रदान करने की अनुमति देता है। एक किसान जो अपने कृषि उत्पाद के विक्रय मूल्य में होने वाले जो उतार चढ़ाव है उनको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। इसके अलावा फसल की कटाई से पूर्व ही अपने कृषि उत्पादों के विक्रय पर वायदा बाजार में आपका विक्रय से संबंधित जो अनुबंध है वो करा लेता है। और इस प्रकार किसान जो है भविष्य में होने वाली कीमतों में परिवर्तन से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। देखिए ये एक वायदा बाजार का मतलब ये होता है, एक तरह से एक सिंपल भाषा में अगर समझने की कोशिश किया जाए, किसानों को बहुत बार ये डर रहता है कि आगे चल के जो हमारी जो हम किसानी कर रहे हैं या फिर जो जिस चीज़ की फसल उगा रखी है वो कितने में बिकेगा, कितने में नहीं बिकेगा, हमारा लॉस है कि प्रॉफिट है। तो वो ये डिसाइड कर दिया जाता है कि आज से 6 महीने बाद इस डेट को हम लोग इस चीज़ को सेल करेंगे, इतनी चीज़ें हैं हमारे पास, गेहूँ चावल जो भी, तो इसको सेल करेंगे तो इसका कितना प्राइस हमें मिलेगा। तो वायदा बाजार में आपका ये हो जाता है उस डेट को क्या प्राइस रहेगा ये आपको बता दिया जाएगा पहले ही। ठीक है, वो रहता है नहीं रहता है वो अलग चीज़ है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी वो अगले की होगी, ना कि फार्मर्स की। तो फार्मर्स के लिए आपका एक चिंता का विषय जो है कि हमारा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा क्या नहीं होगा, वो एक तरह से क्लियर हो जाता है और वो अपने आप में एक संतुष्टि फील करते हैं। तो चाहे तो इस चीज को लिख लीजिएगा, वायदा बाजार, वायदा बाजार, फ्यूचर मार्केट जिसको बोलते हैं, फ्यूचर मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज, मतलब कृषि उत्पादों का वायदा बाजार, कृषि उत्पादों का वायदा बाजार। कृषि उत्पादों के वायदा बाजार से आस्य, कृषि उत्पादों के वायदा बाजार से आस्य ऐसे उत्पादों से है, कृषि उत्पादों के वायदा बाजार से आस्य ऐसे उत्पादों से है जिसमें यह तय कर लिया जाता है, जिसमें यह तय कर लिया जाता है कि इतने समय बाद, इतने समय बाद इस चीज का मूल्य इतना होगा, इतने समय बाद इस चीज का मूल्य इतना होगा। जैसे जैसे किसान आज, किसान आज कोई फसल लगाता है, किसान आज कोई फसल लगाता है तो वह उसके, तो वह उसके 6 महीने बाद का, तो वह उसके 6 महीने बाद के विक्रय पर, विक्रय पर बात कर सकता है,
बात कर सकता है। इससे इससे किसानों का यह डर खत्म हो जाता है। इससे किसानों को यह डर खत्म हो जाता है कि भविष्य में क्या होगा, कि भविष्य में क्या होगा। भारत का पहला स्टॉक मार्केट, इसी में है आगे, भारत का पहला स्टॉक मार्केट बंबई स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्टैब्लिश हुआ था। 1875 में स्टैब्लिश हुआ था। 1875 में इस्टैब्लिश हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे सब्सिडी के बारे में। तो विश्व व्यापार संगठन और कृषि सब्सिडी क्या होती है उसके बारे में बात करें। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्रीकल्चर सब्सिडी एग्जैक्टली होती क्या है। तो सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली छूट, इसको सब्सिडी कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा सकल सहायता व्यवस्था इसको कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार किसी देश द्वारा अपने कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली छूटें, जैसे आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य हो गया, आगत छूटें हो गई, जैसे आपका ऋण हो गया, उर्वरक हो गया, सिंचाई हो गया, बिजली हो गया, ये सारी की सारी कृषिगत मूल्यों को घटाती हैं और संबंधित देश के कृषि क्षेत्र को अनुचित और अधिक वैश्विक पहुंच स्थापित करने में मदद करती हैं। ऐसी जो छूटें होती हैं विश्व व्यापार में विसंगति उत्पन्न करती हैं। विश्व व्यापार संगठन की शब्दावली में कृषि छूटों को कुछ पेटियों के रूप में संबोधित किया जाता है। तो जिसमें आपका ग्रीन बॉक्स सब्सिडी हो जाती है, अंबर बॉक्स सब्सिडी हो जाती है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी हो जाती है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके बारे में, वैसे इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी जो है व्यापार में विकृत विसंगतियां जो है उत्पन्न नहीं करती है, या फिर आपका न्यूनतम व्यापार विसंगति जो है उत्पन्न करती है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा इस प्रकार की सब्सिडी पर कोई भी बैन नहीं लगाया जाता है। इसमें आपका मूलतः वे सभी सरकारी व्यय तथा किसानों के लिए वैसे सभी आपका प्रत्यक्ष आय सहायता कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं जो उत्पादन या मूल्यों के वर्तमान स्तर से संबंधित नहीं होते हैं। जैसे आपका पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम हो गया, शोध और अनुसंधान हो गया, कृषि पुनर्संरचना हो गई, खाद्य सुरक्षा के लिए भंडार व्यवस्था हो गई, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। अंबर बॉक्स सब्सिडी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो विश्व व्यापार संगठन के अनुसार अंबर बॉक्स सब्सिडी जो है कृषि उत्पादों के उत्पादन और व्यापार में विकृति और विसंगति उत्पन्न करता है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी छूटें शामिल होती हैं जो उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती हैं, जैसे आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य हो गया, बिजली, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि पर छूटें हो गया, ये सारी की सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद आता है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। तो शर्तों के अनुसार आपका अंबर बॉक्स सब्सिडी को ब्लू बॉक्स सब्सिडी के नाम से जाना जाता है और ये सब्सिडी जो है कृषि उत्पादों के व्यापार में विकृति या विसंगति में कमी लाने की शर्तों पर की जाती हैं। इस प्रकार की छूटें जो हैं किसानों को किसी विशेष उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के लिए तथा जो प्रत्यक्ष भुगतान है उसके रूप में सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर दी जाती हैं। इसका जो उद्देश्य होता है कृषि और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देना होता है। लिखने की आवश्यकता नहीं है इसको, इतना ज़्यादा ये कभी आपका ऐसा होता नहीं है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो कृषि क्षेत्र के विकास हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसमें हमारा जो नंबर 1 पे होगा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में होगा। तो हेडिंग ही डाल लीजिएगा, तो जिससे कि हम लोग इसको लिख लेते हैं, 2-3 पॉइंट्स इसमें लिख लेते हैं। लिखिएगा प्रधानमंत्री, पहले हेडिंग डालिएगा कृषि क्षेत्र के विकास हेतु, कृषि क्षेत्र के विकास हेतु, कृषि क्षेत्र के विकास हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई, सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाएं, विभिन्न योजनाएं लिखिएगा। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में। वित्तीय वर्ष 2016 से 2020 तक की अवधि के लिए, वित्तीय वर्ष 2016 से 2020 तक की अवधि के लिए 6,000 करोड़ के आवंटन से, 6,000 करोड़ के आवंटन से
एक नई केंद्रीय योजना, एक नई केंद्रीय योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को अनुमोदित किया गया, को अनुमोदित किया गया। इसका क्रियान्वयन किस तरह से होता है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस योजना का जो कार्यान्वयन है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। उद्देश्य जो है इसका, प्रधानमंत्री किसान संपदा का जो उद्देश्य है, योजना का जो उद्देश्य है, कृषि न्यूनतापूर्ण करना है, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना है और कृषि के दौरान संसाधनों के होने वाले आवश्यक जो नुकसान है उसको कम करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मानसून पर खेती की जो निर्भरता है उसको कम करने उद्देश्य से हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए 2 जुलाई 2015 को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दी। इस योजना में 3 मंत्रालयों, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कृषि और किसान मंत्रालय के विभिन्न जल संरक्षण, संचयन और भूमि जल संवर्धन तथा जल वितरण संबंधित कार्यों को समय के किया गया। एग्जैक्टली स्टार्ट कब हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। इसके उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य जो इसका था योजनाबद्ध तरीके से खेतों में जल पहुंचाना, नाम ही से स्पष्ट है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना था, सुनिश्चित सिंचाई का प्रबंधन करना था, जलाशय आपका पुनर्भरण करना था, जल उपलब्धता के अनुसार आपका फसलों का चयन तथा आधुनिक सिंचाई जो तकनीकी है उसका कहीं ना कहीं प्रयोग करना था। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई मंत्रालय, सॉरी हेडिंग डालिएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लिखिएगा, मानसून पर खेती की निर्भरता को, मानसून पर खेती की निर्भरता को, मानसून पर खेती की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से, मानसून पर खेती की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से एवं हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए, एवं हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए 2 जुलाई 2015 को, 2 जुलाई 2015 को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दी। भारत सरकार ने कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य योजनाबद्ध तरीकों से, ऐसे हेडिंग डालिएगा उद्देश्य, हेडिंग डालिएगा उद्देश्य, योजनाबद्ध तरीके से खेतों में जल पहुंचाना, योजनाबद्ध तरीके से खेतों में जल पहुंचाना, जलाशय पुनर्भरण, जल उपलब्धता के अनुसार फसलों का चयन तथा आधुनिक सिंचाई तकनीकी का प्रयोग, अब हम लोग बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। तो बात है 19 फरवरी 2015 की, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई। ये कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है। लिखेंगे नहीं इसके बारे में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो जितने भी आपके योजनाएं हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण है आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में बात करना।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का जो शुभारंभ हुआ था अक्टूबर 2007 में, एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का जो शुभारंभ है इस उद्देश्य से किया गया कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत मतलब 2011-12 तक चावल, गेहूं और दालों के वार्षिक उत्पादन में क्रमशः 10 मिलियन टन, 8 मिलियन टन और 2 मिलियन टन तक की वृद्धि की जा सके। इस मिशन को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए लक्ष्यों के साथ जारी रखा गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान करीब 25 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, जिसमें आपका 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूं, 4 मिलियन टन दालें और 3 मिलियन टन मोटे अनाज शामिल थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के 5 घटक थे, जिनमें आपका चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसल शामिल है। अब इसमें क्या क्या लिखना है आपको वो लिखा देता हूं मैं, लिखिएगा। हेडिंग डालिएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुभारंभ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुभारंभ अक्टूबर 2007 में किया गया। अक्टूबर 2007 में किया गया। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, लिख लीजिएगा इसी में, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के 5 घटक हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के 5 घटक हैं, जिनमें चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। और वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। और वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। कुछ कृषि से संबंधित दिवस के बारे में लिख लीजिएगा। विश्व वन दिवस 21 मार्च, विश्व वन दिवस 21 मार्च। खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। तो ये रही आपकी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपकी एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं, चाहे वो प्री में हो चाहे वो मेंस में हो। मेंस भी आपका इससे अधिक नहीं पूछा जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक जो है वो कवर अप कर रखा है अभी तक, उन सब चीज़ों के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। अर्थशास्त्र और उसकी व्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी एट अ ग्लांस के ऊपर, मतलब अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था पहले बार हम लोगों ने बात की। उसके बाद हम लोगों ने राष्ट्रीय आय के बारे में डिस्कस किया। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने बात की। और आज हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोगों को इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में डिस्कस करना है और इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस तरह से पूछी जाती हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो वहाँ से पूछे जा सकते हैं, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। जैसे हम लोगों ने हरित क्रांति के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया, तो पूछा जा सकता है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। ये अगर आपका प्रीलिम्स में पूछा गया तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, पीली क्रांति संबंधित है किस क्षेत्र से। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है क्या क्या, जिसके बारे में भी लोगों ने डिस्कस किया ही, ठीक है। तो इस तरह से पूछे जा सकते हैं। और हो सकता है आपसे इस तरह से पूछा जाए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में बताइए, ठीक है। और पूछा जा सकता है वायदा बाजार क्या होता है, कृषि एग्रीकल्चर मार्केटिंग का वायदा बाजार क्या होता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है इसके बारे में पूछा जा सकता है। हरित क्रांति क्या होती है, कहाँ से शुरुआत हुई, इसके घटक क्या थे, इस टाइप से। तो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो आपका इसी टाइप से पूछे जा सकते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में 50 शब्द लिखिए, या फिर इससे ज़्यादा क्या ही लिखेंगे, 50 शब्द 100 शब्द से ज़्यादा इसमें लिखा भी नहीं जा सकता।
ठीक है। हरित क्रांति एक ऐसा टॉपिक है जहां से पूछा भी जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें आपको लिखने की भी बोली जा सकती हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में प्रकाश डालिए कि भारत में इसका क्या महत्व रहा है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। स्वामीनाथन साहब का इसमें क्या रोल रहा है, नॉर्मन बोरलॉग साहब इससे किस तरह से संबंधित हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, मतलब हरित क्रांति के घटक क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरह से आपकी पूछी जा सकती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन में किस तरह से बनते हैं, प्री हो या फिर मेंस हो। इकोनॉमिक्स में आपका क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन ये है कि दोनों का लेवल बहुत अंतर होता है, दोनों के लेवल में बहुत बड़ा अंतर होता है, इसीलिए वो आपका प्री है और इसीलिए वो आपका मेंस है। मेंस में किस तरह से क्वेश्चन बनेगा और प्री में आपका किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। एक में आपका डिस्क्रिप्टिव लिखने को आता है पूरा का पूरा, एक में ऑब्जेक्टिव आएगा, सिर्फ आपको बताना होगा कि हाँ इसमें से ये शामिल नहीं है। प्री में जैसे आ क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में कौन सा शामिल नहीं है, लेकिन मेंस में आपको आएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में प्रकाश डालिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको प्रकाश डालना है, वहाँ पे आपको बताना है कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, किस डेट को शुरुआत हुई।